हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव की और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की और वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में। आज अक्षीय स्थिति में कराएंगे इस वीडियो में और निरक्षीय स्थिति के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स भी। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है कि जब समान व विपरीत आवेश, यानी समान से मतलब इनकी मात्रा समान हो, जैसे कि ये माइनस क्यूब है, ये प्लस क्यूब है, दोनों की मात्रा क्यू क्यू है, लेकिन समान व विपरीत आवेश, समान है दोनों क्यू क्यू, और विपरीत यानी कि एक प्लस हो एक माइनस हो, अति सूक्ष्म दूरी पर स्थित हो, अति सूक्ष्म दूरी पर स्थित हो, तब आवेशों का यह युग्म वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि जब समान व विपरीत आवेश, समान व विपरीत आवेश एक दूसरे से सूक्ष्म दूरी पर स्थित हों, कौमा, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं HCl, जैसे कि H प्लस होता है और Cl माइनस होता है, दोनों ही एक दूसरे के नज़दीक ही होते हैं दोनों आयंस, तभी बनता है HCl। इनके बीच की दूरी कुछ एंगस्ट्रॉम्स होती है, यानी कि जब कभी भी समान व विपरीत आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं, सूक्ष्म दूरी पर स्थित होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं NaCl आदि। ठीक है, इसके बाद आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है कि वैद्युत द्विध्रुव पर उपस्थित आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को, यानी आवेश है इस पर Q और बीच की दूरी Q, दो आवेश हैं, कोई एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं हम? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये इसकी परिभाषा यहाँ से आ जाती है। ठीक है, यानी क्या कि वैद्युत द्विध्रुव पर उपस्थित आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, P बराबर Q इंटू 2L। ठीक है, इसका आप मात्रक बता सकते हैं। इसका मात्रक जैसे कि कूलाम होता है आवेश का मात्रक, बीच की दूरी का होता है मीटर, कूलाम इंटू मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। विमा इसकी यानी डायमेंशन, कूलाम का होता है 80, यानी कि आवेश का 80 और बीच की दूरी का L। लिखने का तरीका पहले L T फिर A, LTA इसका हो जाएगा क्या? विमा। और यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है।
ठीक है, और इसकी दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर इसकी दिशा होती है। ठीक है ना, ये इतनी बात नोट कर सकते हैं आप, या तो बोर्ड से नोट कर लें या फिर इसका PDF लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से भी आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, देखते हैं फिर कुछ आगे। अब है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे अब हम अक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति के लिए अगला वीडियो लेकर के आऊँगा, और अब हम जो है इसमें अक्षीय स्थिति के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित करेंगे और उस पर देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स भी। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक बिंदु आवेश के कारण बता दी थी। आप उसे इस आई बटन पर जो कि ऊपर आ गया है उस पर जा करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। दो पोजीशंस में निकालते हैं। पहला अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि एट एक्सियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट। देखिए किस तरीके से कि आपके पास में कोई वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर एक और माइनस क्यू आवेश और एक और प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। इसका नाम है AB और इनके बीच की दूरी होती है 2L। बीच की दूरी हमेशा 2L लेंगे। ठीक है, और ये इसका मध्य बिंदु हमने मान लिया O, और मध्य बिंदु से मान लीजिए R दूरी पर कोई पॉइंट है P जिस पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा चारों ओर। अब उसके ही मिड पॉइंट से वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से R दूरी पर कोई बिंदु हमने P ले लिया है जिस पर कि हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी यानी कि फील्ड की जो ताकत है, कितना फील्ड यहाँ पर होगा दोनों आवेशों की वजह से। ठीक है ना, तो एक एक करके बात करेंगे। दोनों आवेश, ये भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा यहाँ पर, ये भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। अब कितना कितना बनाएंगे उसके हिसाब से इस पर हम नेट फील्ड बता देंगे। तो जब हम माइनस क्यू की वजह से इस पर फील्ड बता रहे होंगे तो उसमें हम माइनस क्यू आवेश को एक बिंदु आवेश की तरह प्रयोग कर रहे होंगे। और इससे पिछले वीडियो में मैं आपको एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R² सिद्ध करा चुका हूँ। आप चाहें तो उसे देख सकते हैं पिछले वीडियो को, जो कि आई टैब में दिया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर R जो है, जैसे मान लीजिए कोई Q हुआ करता था आवेश, इससे R दूरी पर हुआ करता था बिंदु P, और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस आवेश से R दूरी पर इतनी होती थी। अब एक एक करके हम लोग सिद्ध करेंगे। क्या, सबसे पहले हम कहेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, ठीक है, जिसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस क्यू की वजह से बताएंगे। माइनस क्यू की वजह से मान लीजिए E1 निकलती है और इसकी वजह से निकलती है E2 यहाँ पर फील्ड। ठीक है, दोनों की डायरेक्शंस की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। तो माइनस क्यू के कारण दिशा जो है माइनस क्यू की तरफ ही होगी, यानी कि E1 की डायरेक्शन खुद इस तरफ ही, अंदर की ओर ही होगी, अंदर की साइड में ही होगी, इनवर्ड। ठीक है, ये E1 की डायरेक्शन हो गई इस तरफ, और E2 प्लस के कारण बाहर की ओर होती है इसकी दिशा, तो E2 की दिशा बाहर की ओर होगी। ठीक है, बाद में नेट की बात करेंगे, पहले एक एक करके इनके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेते हैं कि माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वो हमने कितनी मानी है, E1, जो कि कितनी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन। अब यहाँ से दूरी देखेंगे, जो बिंदु आवेश का कार्य कर रहा है, हमें दूरी चाहिए होती है, ये दूरी R दूरी पर था, तो यहाँ से Q से P तक की दूरी कितनी है, इस A बिंदु से, मान लीजिए A बिंदु ही तो था ये, A से P तक की दूरी आप मानेंगे AP। अब वो कितनी होगी AP होगी, देखिए 2L है तो ये L और ये L, तो ये दूरी यहाँ तक हमारे पास कितनी है R, भाई ये दूरी R है हमारे पास, और ये दूरी इतनी L है, तो AB नहीं AP जो दूरी होगी वो यहाँ तक R और ये L, तो ये हो जाएगी हमारे पास R प्लस L। तो यहाँ पर हम दूरी रखेंगे AP का स्क्वायर, क्योंकि R का स्क्वायर दूरी का स्क्वायर होता है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AB का वैल्यू हमने निकाल लिया है R प्लस L का होल स्क्वायर, और समीकरण नंबर 1 हमने बना दिया है। ठीक है, इसी प्रकार अब हम निकालेंगे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि कितनी होगी E2, वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन BP स्क्वायर। BP क्यों लिया मैंने, क्योंकि प्लस Q आवेश से दूरी BP है, और BP कितना होगा हमारे लिए, यहाँ तक की दूरी R है। अगर इस R में से मैं इस L को हटा दूँ, इतने में से इतने को हटा दूँ, तो क्या BP नहीं बचेगा, भाई पूरी लंबाई R, यहाँ तक की L को मैं हटा दूँ, इतनी दूरी को अगर हटा दूंगा तो यही दूरी तो बचेगी। फॉर एग्जाम्पल ये दूरी थी मेरे पास पूरी, मुझे चाहिए यहाँ से यहाँ तक की, तो इस दूरी को घटा दूँ, ये पूरी दूरी मेरे पास में R थी, ये L थी, तो L को R में से घटा दूँ, तो मेरे पास में ये दूरी R माइनस L बचेगी, शेष दूरी जो होगी। ठीक है, तो इस तरीके से BP मेरे पास में कितनी आ जाएगी दूरी, R माइनस L। चलिए इसी तरीके से ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, दूसरा इक्वेशन बन जाएगा ये। हमने प्लस Q माइनस Q क्यों नहीं लिया, माइनस Q क्यों नहीं लिया, प्लस ही प्लस क्यों लिया है, केवल माइनस प्लस चिन्ह जो है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखाते हैं, मैग्नीट्यूड में यानी कि परिमाण में इसके लिए माइनस के चिन्ह को नहीं लेते हैं। माइनस का चिन्ह केवल वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है कि वो किस ओर होगी। ठीक है ना। चलिए अब हमें चाहिए बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी यानी कि रिजल्टेंट परिणामी तीव्रता, जिसको कि आप बोलेंगे ई एक्सियल या अक्षीय, ई एक्सियल या अक्षीय भी बोल सकते हैं उसे। ठीक है, ई अक्षीय लिखिए आप हिंदी में, ई अक्षीय, तो वो कितनी होगी, अब दो वेक्टर्स हैं E1 और E2, दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है ना, और दोनों की डायरेक्शंस अपोजिट हैं, तो जब नेट निकालेंगे यहाँ पर ई नेट अगर हम कंप्लीट निकालेंगे तो दो वेक्टर्स का अगर हमको परिणाम निकालना हो, दोनों की दिशाएं अगर विपरीत हो तो कैसे निकलता है, वो ऐसे निकलता है कि जब दोनों अपोजिट हैं
तो बड़े में से छोटे वाले को घटा देते हैं। जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को घटा देंगे, डिफरेंस का साइन लगा दिया मैंने। अब आपको ये डिसाइड करना है इसमें कि बड़ा कौन है, E1 बड़ा है कि E2। आप लोग एक बात जानते हैं कि 1/8 और 1/5 में कौन बड़ा होगा, 1/5। कि नीचे का वैल्यू जिसका बड़ा उसका पॉइंट अगर आप डिवाइड दोगे इसमें तो इसका वैल्यू 0.2 आएगा, 0.2 आएगा। जबकि आप इसको देखेंगे, इसका डिवाइड देंगे तो 0.1 और बच जाएगा 2, तो यानी 0.2। लगभग ये 20 है, ये 12 है, तो यानी कि ये ज़्यादा है। यानी कि नीचे का वैल्यू जब कभी भी बड़ा छोटा होता है तो उस भिन्न का मान बड़ा होता है। नीचे का जो मान जिसका छोटा होगा वह भिन्न का मान बड़ा होता है। ये बड़ा मान है तो ये छोटा होगा। चलिए, तो ये बात हमें पता चल गई। अब हम ये देखते हैं कि इसमें किसका जो नीचे का मान बड़ा है जिससे कि वो छोटा मान दे। देखो, इसका मान बड़ा होगा क्योंकि R में आप कुछ भी जोड़ेंगे तो बड़ी वैल्यू बनेगी, यानी कि नीचे की वैल्यू इसकी बड़ी होगी, और R में से कुछ भी आप घटाएंगे तो नीचे छोटी वैल्यू बनेगी, तो ये छोटा वैल्यू होगा। तो ये छोटा वैल्यू नीचे है तो इसका मतलब E2 बड़ा है और E1 छोटा है, क्योंकि इसका नीचे का वैल्यू बड़ा बनेगा R+L। ठीक है ना। तो आप कहेंगे यहाँ पर कि आपका E2 जो है वो बड़ा है, तो E अक्षीय कैसे आएगा कि E2 में से माइनस कर देंगे आप E1 को। अब E2 कितना है सर, E2 तो ये रहा 1/4πε0 R-L का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q/R+L का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इस पे से E अक्षीय निकलने लगेगा। ठीक है, अब इसको हम करेंगे सिर्फ सॉल्व। ठीक है, यहाँ तक का काम था बस समझने का, अब है यहाँ से कैलकुलेशन केवल। ठीक है ना। चलिए, अब मैं इसको अगर सॉल्व करूँ तो इतना वैल्यू मुझे इसमें से कॉमन दिख रहा है, ये वैल्यू ये कॉमन है बिल्कुल। ठीक है, तो ज़रा हम इसको करते हैं अब सॉल्व। तो ज़रा हम देख पाएंगे क्या कि E अक्षीय बराबर, इसमें से मैं कॉमन ले लूँगा Q/4πε0, Q/4πε0, और अंदर बच जाएगा 1/R-L का होल स्क्वायर माइनस 1/R+L का होल स्क्वायर। अब इसको हम करेंगे सॉल्व, तो E एक्सियल यानी E अक्षीय ये आ जाएगा 1/4πε0। इसको इधर आप करेंगे R+L का होल स्क्वायर माइनस R-L का होल स्क्वायर। नीचे R-L और R+L दोनों का एक साथ ले सकते हैं स्क्वायर, क्योंकि उस पर भी स्क्वायर है उस पर भी। तो E अक्षीय आपके लिए पूरा आ जाएगा Q/4πε0। इसको आप सॉल्व करेंगे तो A² B² A+B का होल स्क्वायर होता है ना, R² + L² + 2RL। ऐसे ही ये खुलेगा A² + B², लेकिन बाहर माइनस है तो अंदर माइनस कर देगा, -2RL आएगा, वो +2RL हो जाएगा। नीचे A - B A+B क्या होता है, A² - B² का होल स्क्वायर चल रहा है। L² ने L² मार दिया, R² ने R² मार दिया। तो E अक्षीय आपके पास में आ जाएगा Q/1/4πε0 और 2RL हो जाएगा 4RL अपॉन में R² - L²। ठीक है, E अक्षीय बराबर ये हो जाएगा, मैं अगर 2 को अलग कर लेता हूँ 1/4πε0 1/4πε0 मैं कर लेता हूँ इसको 2R इंटू में Q इंटू 2L, 2 2 जा 4 वही रहेगा ना, और R² - L² का होल स्क्वायर। और चूँकि R तो बहुत बड़ा है L से, भाई ये तो दूरी बहुत छोटी होती है, बहुत ही नज़दीक होते हैं एक दूसरे के, और ये दूर होता है यार। R बड़ा है तो स्क्वायर करोगे तो ये तो मच ग्रेटर देन हो जाएगा, स्क्वायर तो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो आप कहेंगे यहाँ पर कि L² को छोड़ देंगे, फिर छोड़ देंगे। छोड़ क्यों देंगे, क्योंकि ये बहुत छोटी वैल्यू है। जब बहुत बड़ी वैल्यू में से बहुत छोटी सी वैल्यू जब घट रही होती है तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी उसको छोड़ भी आप सकते हैं। तो आप इसको जैसे ही आप छोड़ेंगे तो ये बन जाएगा, इसको छोड़ देंगे हम तो ये बन जाएगा E अक्षीय बराबर 1/4πε0 2R
Q इंटू 2L और नीचे हम केवल इसको छोड़ देंगे तो R स्क्वायर का स्क्वायर रह जाएगा, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा 4 पावर। R की पावर रह जाएगी कितनी 4, एक पावर कट जाएगी 3 पावर बच जाएगी। और चूँकि P बराबर अभी पढ़ा है हमने Q इंटू 2L जो कि कितना होता है E अक्षीय बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2, तो ये रह ही गया। Q इंटू 2L की जगह पर आ जाएगा P, R से एक R कट गया तो R क्यूब। यही अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, यही आपके लिए अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है ना, तो आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा ये एकदम से। ठीक है ना, तो आप जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें और इसे आप अब नोट भी कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया इसका PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ से भी आप इसे नोट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इनके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स की। ठीक है, अब है एक एग्जाम्पल के 22/3 × 10⁻⁻19 कूलाम तथा -10 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश परस्पर 0.04 मीटर की दूरी पर हैं। इनसे गुजरती रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। ठीक है, चलिए हल करते हैं इसके लिए। मान लीजिए कि ये दो बिंदु आवेश हैं इस तरीके से। ठीक है, एक का मान है 22/3 × 10⁻⁻19 और एक का मान है -10 × 10⁻⁻19 कूलाम। इनके बीच की जो दूरी है वो 0.04 मीटर है। अगर ये मीटर में ना होती तो इसे कन्वर्ट भी करते फिर हम। ठीक है, चलो ये दिया है, इसको कह सकते हैं 22/3 × 10⁻⁻19 कूलाम। किस बिंदु पर, इनको मिलाने वाली जो रेखा है इसके किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। मान लीजिए वो बिंदु मैंने मान लिया ये P, ये इससे मान लीजिए x दूरी पर है। कितनी x, तो शेष दूरी क्या बच जाएगी। टोटल दूरी 0.04 थी, x ये ले ली मैंने तो इसमें से x घट जाएगी। ठीक है, ये इतनी बच जाएगी। अब यहाँ पर तीव्रता हमें बतानी, मान लिया हमने यहाँ पर तीव्रता 0 है। 0 का मतलब 0 कब आएगी, क्योंकि भाई देखो दोनों की वजह से डायरेक्शंस कैसी होंगी, प्लस की वजह से डायरेक्शन मान लो इसकी वजह से E1 होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इधर होगा, माइनस की वजह से खुद माइनस की तरफ ही होगा, खुद माइनस की तरफ ही होगा। ठीक है, यानी कि प्लस क्यूब की वजह से डायरेक्शन बाहर की ओर होती है और माइनस क्यूब की वजह से डायरेक्शन इधर की ओर होती है। ठीक है, तो दोनों का सम 0 कब आएगा, जब दोनों की वैल्यू अपोजिट्स आए। दोनों की वैल्यू कैसी आए, एक दूसरे के अपोजिट आए। ठीक है, E1 की भी डायरेक्शन यही होगी और E2 की भी डायरेक्शन यही होगी। वो मांग रहा है कि इसके ऊपर जो नेट है, नेट E नेट जो टोटल है परिणामी तीव्रता वो 0 हो। और वो 0 कब हो सकती है कि जब ये दोनों की वैल्यू कैसी आ रही हो, एक दूसरे के अपोजिट आ रही हो। ठीक है, चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन एक एक करके। कि पहले कर देते हैं कि 22/3 × 10⁻⁻19 कूलाम के कारण तीव्रता, मान लीजिए वो मैंने निकाल दी E1, वो मैंने निकाल दी कितनी E1, तो जो कि कितनी आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q का मान वही 22/3। चलो वो मैं रख देता हूँ एक बार, Q/r स्क्वायर, R यानी कि वही डिस्टेंस बीच की कितनी है x²। तो ये कितना आ जाएगा भैया, इसका वैल्यू 9 × 10⁻9 होता है और Q का वैल्यू हम यूज करेंगे 22/3 × 10⁻−19 और नीचे चल रहा है x²। ये E1 आ गया, ऐसे निकालेंगे 10 है केवल 10 × 10⁻−19 कूलाम के कारण तीव्रता। तो इसके कारण तीव्रता कितनी आएगी भाई, E2 मान ली मैंने, इसके कारण तीव्रता कितनी आएगी E2 मान ली मैंने, वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, इसे Q1 कह सकते हैं, इसे Q2 कह सकते हैं। बीच का डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है 0.04 माइनस x का होल स्क्वायर, जैसे r का स्क्वायर आता है ना नीचे, उस तरीके से। चूँकि बिंदु P पर परिणामी तीव्रता
शून्य है, अतः E1 और E2 दोनों क्या होंगी, बराबर। E1 बराबर E2। भाई जब ही तो जीरो हो सकता है जब दोनों अपोजिट हो, और अपोजिट कब अपोजिट हो और इक्वल हो दोनों की दोनों वैल्यूज। चलो तो फिर कर लेते हैं, दोनों को बराबर रख लिया मैंने, तो ये हो जाएगा इसका वैल्यू 9 × 10⁻9, ये 22/3 × 10⁻19/x² इक्वल में इसका भी वैल्यू रख सकते थे हम 9 × 10⁻9 और क्यू का वैल्यू 10 × 10⁻19 एंड अपॉन में 0.04 माइनस एक्स का होल स्क्वायर रख दीजिए। 9 × 10⁻9 × 10 × 10⁻19 एंड अपॉन 0.04 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए इससे ये कट गया, 19 पावर से 19 पावर कट गई। ठीक है, और भी कुछ रह गया क्या, कुछ नहीं, ये रह गया शेष। नीचे इधर में x² है और इधर में 0.04 माइनस का x² है। ठीक है, इसको इधर ले आइए और ये नीचे आ जाएगा 0.04 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और नीचे 3x²। 3 को भी उधर पहुंचा दीजिए, तो 3 इधर आ जाएगा, ये 30 और नीचे ये आ जाएगा 22। ठीक है, ये इतना आ जाएगा। देन आप कह सकते हैं 0.04 माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और इसको चाहो तो आप काट भी सकते हैं, 2 से ये कट जाएगा 15 टाइम्स और ये 11 टाइम्स। अब इस पर स्क्वायर हटाऊंगा तो वो काय में चला जाएगा, अंडर रूट में चला जाएगा। क्या में चला जाएगा, अंडर रूट में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से अब आप वैल्यू निकाल सकते हैं रूट की, या फिर भाई रूट की वैल्यू निकालेंगे तभी हम एक्स को फाइंड कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। अंडर रूट 15 अपॉन अंडर रूट 11। ठीक है, चलो मैं इनकी वैल्यू निकाल लेता हूँ। हाँ, तो जो वैल्यू आएगा रूट 15 का लगभग वैल्यू आएगा 3.873 एंड अपॉन 11 का आएगा 3.315। ठीक है, इनका अगर हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर आएगा 1.168, 0.04 माइनस एक्स अपॉन एक्स। ये इधर से उधर भेजेंगे इसको, 0.04 माइनस एक्स इक्वल में पहुंच जाएगा 1.168x, और इस x को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा इसमें 1.168 एंड प्लस x, यानी कि लगभग ये हो जाएगा 1.168 और 1 ये ऐड हो जाएगा तो 2.168x। हमें x चाहिए तो इसका डिवाइड कर देंगे इसमें 0.04 एंड अपॉन 2.168, यानी इसका डिवाइड करके हमारा आ जाएगा आंसर, यानी कि 22/3 × 10⁻⁻19 से ही तो मानी थी ये x, इससे इतनी दूरी पर, इतने मीटर की दूरी पर, इसको आप मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं 100 का मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि 22/3 × 10⁻⁻19 कूलाम वाले आवेश से इतनी दूरी पर, अगर उससे पूछे तो इसमें से घटा करके उसे भी बता देंगे कि इस वाले आवेश से इतनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होगा। आप इसे नोट कर सकते हैं, नहीं तो PDF से जा करके इसे वहाँ से भी नोट कर सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, इसी तरीके के क्वेश्चंस कुछ अगले वीडियो में भी लेकर के आएंगे और अगले वीडियो में आपको निरक्षीय स्थिति के बारे में भी बताया जाएगा। और आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, और आपसे चलते चलते एक बात कहना चाहेंगे कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि देखिए एक वीडियो को बनाने में बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है, जब जा करके एक वीडियो कहीं जा करके तैयार हो पाता है। तो आप ऐसे बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ में शेयर भी रेगुलर करते रहें और नोट्स भी लिखते रहिए। धन्यवाद।